Good afternoon, everyone. प्रोसेस कॉस्टिंग का फर्स्ट फेज हमने कंप्लीट कर लिया। द फर्स्ट फेज जिसके अंदर हमें प्रोसेस कैसे बनाया जाता है, कैसे हम प्रोसेस की अकाउंटिंग करते हैं, कैसे हम उनमें कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन कैसे होता है, ये पूरा पार्ट वन हमारा कंप्लीट है। नाउ जो नेक्स्ट पार्ट की हम बात कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट एक तरह से समझिए प्रोसेस का ही पार्ट टू है। और प्रोसेस पार्ट टू आपके पास है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। अपने आप में ये वाला पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। पहले क्रोनोलॉजी समझे कि जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट क्या होता है। नाम से क्लियर है, समाओ कुछ तो आपको नाम से क्लियर हो जाएगा। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब वो प्रोडक्ट्स जो एक प्रोसेस से जॉइंटली प्रोड्यूस होके आते हैं, और बाय प्रोडक्ट का मतलब जो एक प्रोसेस का रेसिड्यूअल पार्ट है, जो मेन प्रोसेस से बच गया। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब हमने कोई रॉ मटेरियल प्रोसेस करना स्टार्ट किया, और उस रॉ मटेरियल के प्रोसेस से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो आउटपुट हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट की फॉर्म में मिलेगा। व्हेन द सेम प्रोसेस on the raw material of a single type gives multiple product as output। यानी रॉ मटेरियल एक ही है, प्रोसेस कंप्लीट किया और उसके बाद उस प्रोसेस से जो आउटपुट आता है वो एक प्रोडक्ट का आउटपुट नहीं आता, एक से ज्यादा प्रोडक्ट का आउटपुट आता है। तो वो जो सारे प्रोडक्ट हमें आउटपुट पे मिले वो सारे प्रोडक्ट इंटेंशनली प्रोड्यूस किए गए थे, सारे प्रोडक्ट वैल्यूएबल प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड है और सभी प्रोडक्ट को हम एक अच्छी सेलिंग प्राइस पे सेल कर सकते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब क्या है? टू और मोर प्रोडक्ट्स produced from one process having similar value and importance। बेसिक डिफरेंस बस यही है, एक ही चीज का डिफरेंस है जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट में। जॉइंट प्रोडक्ट में हमने एक सिमिलर प्रोसेस फॉलो किया, उस प्रोसेस से कुछ प्रोडक्ट्स बन के आए, कुछ आउटपुट्स निकल के आए, और वो जो आउटपुट में प्रोडक्ट निकल के आए उन सबका सिमिलर, सिमिलर का मतलब नहीं एग्जैक्टली सेम, मतलब ऑल आर वैल्यूएबल एंड ऑल आर ऑफ इंपॉर्टेंस, और उन सबका रेडिली मार्केट डिमांड अवेलेबल है। वो जॉइंट प्रोडक्ट कहलाते हैं। बाय प्रोडक्ट क्या होते हैं? जब हम एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं विद द इंटेंशन ऑफ प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और मोर देन वन प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जब वो मेन प्रोडक्ट बन के रेडी होता है तो उस मेन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के साथ कुछ रेसिड्यूअल प्रोडक्ट भी बन जाता है। बन जाता है, डिफरेंस, बनाया जाता है और इधर बन जाता है। जॉइंट प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स इंटेंशनली प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उसी के लिए प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। बाय प्रोडक्ट में इंटेंशनली वी आर प्रोड्यूसिंग अ मेन प्रोडक्ट, और उस मेन प्रोडक्ट के प्रोडक्शन प्रोसेस में कुछ रेसिड्यूअल प्रोडक्ट हमारे पास बन के आ गए हैं। उन रेसिड्यूअल सॉर्ट ऑफ, हमने जिसे स्क्रैप बोलते हैं, वो सॉर्ट ऑफ स्क्रैप होते हैं, लेकिन उन रेसिड्यूअल प्रोडक्ट्स की भी मार्केट वैल्यू हो सकती है। या तो हम उन रेसिड्यूअल प्रोडक्ट को एज इट इज उसी फॉर्म में भी सेल कर सकते हैं, या हम उन्हें और प्रोसेस करके कुछ वैल्यूएबल कंडीशन में लाके सेल कर सकते हैं। रेसिड्यूअल प्रोडक्ट produced
from the process of producing main product. मेन प्रोडक्ट बनाने के प्रोसेस में जो रेसिडुअल प्रोडक्ट बन जाता है वो बाई प्रोडक्ट है, और मेन प्रोसेस में जो भी जॉइंटली यानी इंपॉर्टेंट सारे के सारे सिमिलर नेचर के प्रोडक्ट बन के आते हैं, जिनमें कोई भी मेन प्रोडक्ट या सब्सिडियरी प्रोडक्ट नहीं होगा, सारे मेन प्रोडक्ट है। जॉइंट प्रोडक्ट में जितने भी प्रोडक्ट बने हैं सभी मेन प्रोडक्ट हैं। बाय प्रोडक्ट में मेन प्रोडक्ट बनता है और उसके साथ रेसिडुअल प्रोडक्ट बनता है, वो बाय प्रोडक्ट है। एग्जांपल से चीज समझ में आएगी। सबसे बढ़िया एग्जांपल आपके पास जॉइंट प्रोडक्ट का है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को जब हम प्रोसेस करते हैं तो क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग से आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पेट्रोल डीजल, केरोसिन मिलता है, गैसोलीन मिलता है, एंड ऑल आर इंटेंशनली प्रोड्यूस्ड एंड ऑल आर जॉइंट प्रोडक्ट। पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन सभी का मार्केट वैल्यूएशन है, सभी की मार्केट में डिमांड है, सभी की रिक्वायरमेंट है, और उन सभी को प्रोड्यूस करने के लिए ही हमने क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया है। तो सच आर जॉइंट प्रोडक्ट्स। उसी तरह जब हम शुगर बनाने के लिए शुगर केन को प्रोसेस करते हैं, तो शुगर केन को प्रोसेस कर रहे हैं, क्या बन रही है? शुगर। लेकिन शुगर प्रोसेसिंग में एक मोलासिस निकल के आता है, लिक्विड वेस्ट निकल के आता है, जो कि बन जाता है, वो कहलाता है बाय प्रोडक्ट, जिसे हम एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए काम में ले लेते हैं कि बन गया यार, कुछ तो करें, तो कुछ करें तो क्या, कुछ और उससे एथेनॉल बनाए। इसी तरह केमिकल या फिर आप फर्टिलाइजर प्रोसेस करते हैं तो उसमें मेथनॉल निकलती है, एक लिक्विड फॉर्म निकलती है। जब फर्टिलाइजर बनती है तो फर्टिलाइजर तो बन जाती है, जो वेस्ट निकलता है उस वेस्ट को प्रोसेस करके मेथनॉल बनता है, बाय प्रोडक्ट, जिन्हें हम सॉर्ट ऑफ एनर्जी के लिए यूज करते हैं। जैसे आपका ग्लीसरीन बनता है, बाय प्रोडक्ट। जैसे आपका डामर बनता है, बाय प्रोडक्ट। डामर इज बाय प्रोडक्ट। जब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं तो उसका जो क्रूड ऑयल का वेस्ट निकल के आता है, वो गाढ़ा वेस्ट, उससे डामर प्रोड्यूस किया जाता है। ग्लीसरीन भी आपकी प्रोड्यूस होती है जब आप केमिकल प्रोसेस करते हो, तो उससे ग्लीसरीन बन के आती है, जो बहुत कम वैल्यू में मार्केट में सेल होती है। तो ये सब आपके जॉइंट और बाय प्रोडक्ट के कुछ एग्जांपल्स हो गए। ठीक है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है, वो बात समझ में आ गई। हमारा यहां काम क्या है? हमारा काम क्या है? तो बन रहे हैं ना सर, बन रहे हैं और बना रहे हैं। हमें क्या करना है सर? हमें करना है वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग, यही काम है हमारा, वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग। क्या वैल्यूएशन, क्या अकाउंटिंग? सर जॉइंट प्रोडक्ट की पहले बात कर रहे हैं। जॉइंट प्रोडक्ट बन रहा है और हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल इंट्रोड्यूस किया, उस पे वेजेस लगाया, उस पे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगाया, और प्रोसेस जब कंप्लीट हुआ तो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ए, बी और सी तीन प्रोडक्ट बनके तैयार हो गए। रॉ मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, सबको प्रोसेस किया। प्रोसेस करके हम जब उस प्रोसेस कंप्लीट किया तो हमारे पास तीन प्रोडक्ट बनके सामने आए, ए, बी, सी। अब पहला कंसर्न यहां पे आता है कि सर ए की कॉस्ट कितनी है, बी की कॉस्ट कितनी है और सी की कॉस्ट कितनी है? ये जो कॉस्ट लगी है ये कहलाती है जॉइंट कॉस्ट। सर ए बी सी की कॉस्ट निकालनी है, लेकिन ए बी सी की मुझे इंडिविजुअल कॉस्ट मालूम नहीं है, क्योंकि ए और बी और सी को बनाने के लिए, ए बी एंड सी को बनाने के लिए जो प्रोसेस हमने फॉलो किया, जो रॉ मटेरियल हमने यूज किया, जो वेजेस हमने इनकर की, जो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में लगाए, वो जॉइंटली लगे, तीनों के लिए जॉइंटली। दैट इज नोन एज जॉइंट कॉस्ट। और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये प्रोडक्ट हमें मालूम चल गए कि हाँ भाई तीन प्रोडक्ट अलग अलग बाहर आ गए हैं, ये कहलाता है पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जिसे हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट भी बोलते हैं। यहां पे ये प्रोडक्ट स्प्लिट हो गए, अलग अलग बाहर आ गए। मान लीजिए ए इज पेट्रोल, बी इज गैस सोलिन और सी इज डीजल।
अभी 3 प्रोडक्ट मिल गए आपको। इन तीनों प्रोडक्ट की क्वाइट पॉसिबल कि इस पर्टिकुलर स्टेज पे भी मार्केट में डिमांड होगी और इन तीनों प्रोडक्ट को भी इस स्टेज पे मार्केट में हम सेल कर सकते हैं। तो क्वाइट पॉसिबल कि इस पॉइंट पे भी हमारे पास इनकी मार्केट वैल्यू अवेलेबल होगी या सेलिंग प्राइस अवेलेबल होगी। इन तीनों प्रोडक्ट को मैं यहां पे जब भी मैंने इनको सेपरेट किया मैं इनको सेल कर सकता हूं। क्वाइट पॉसिबल कि सर ये प्रोडक्ट्स फर्दर प्रोसेस किए जा सकते हैं और इनको एक अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है या इन्हें और रिफाइन प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मान लीजिए मैंने ए, बी और सी तीनों को फर्दर प्रोसेस करने का ऑप्शन अवेलेबल है। ए को फर्दर प्रोसेस करेंगे, ए डैश बना, बी से बी डैश बना, सी से सी डैश बना। तो इन तीनों को फर्दर प्रोसेस करने के लिए फिर कॉस्ट लगेगी, क्वाइट सम रॉ मटेरियल लगेगा, कुछ वेजेस, कुछ ओवरहेड्स लगेंगे। तो यहां जो कॉस्ट लगेगी उस कॉस्ट को बोलते हैं हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। वो कॉस्ट कहलाती है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। अब मैं आपसे एक चीज वापस यहां पूछूं कि सर ए डैश की कॉस्ट कितनी है, ए डैश की कॉस्ट कितनी है। तो एक चीज तो मैं यहां बता सकता हूं कि सर ए डैश की जो भी कॉस्ट है उसको ए से ए डैश बनाने में जो कॉस्ट लगी वो तो मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि वो तो इंडिविजुअली ए पे लगी थी, इसलिए ए डैश के लिए वो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो आइडेंटिफाइबल है। बट वो जो जॉइंट कॉस्ट लगा था उस जॉइंट कॉस्ट में ए का हिस्सा कितना है वो मालूम। फाइन। अब हम यहां पे जो आता है इस स्टेज पे हम इसे बोल सकते हैं मार्केट प्राइस, यहां भी होगी और यहां जो मार्केट प्राइस होगी उसे हम बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। ये हो गया हमारा एक डायग्राम जिससे हमें कुछ चीजें ये समझ में आ रही हैं कि सर हम ए बी सी 3 प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने प्रोसेसिंग शुरू की थी जिसमें जॉइंटली कुछ कॉस्ट हमने इनकर किया। तीनों प्रोडक्ट सेपरेट हो गए, सेपरेट हुए तो पॉइंट को हमने बोला स्प्लिट ऑफ पॉइंट, जहां पे उन तीनों प्रोडक्ट की कुछ क्वांटिटी हमें मिलेगी और वहां पे हम उन प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। फिर हमने उन्हें फर्दर प्रोसेस किया और फर्दर प्रोसेस करने के बाद हमें कुछ रिफाइंड प्रोडक्ट्स मिले, वहां पे उनकी कुछ क्वांटिटी मिली जहां पे हम उन्हें वहां उस स्टेज पे सेल कर सकते हैं। तो वहां की सेलिंग प्राइस है फर्दर प्रोसेसिंग के बाद का सेलिंग प्राइस। और फर्दर प्रोसेस में हमने उन पे कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर की जो कि सेपरेटेड हमें मालूम है, इंडिविजुअली हमें मालूम है कि किस पे कितना कॉस्ट लगा। नाउ कंसर्न क्या है? कंसर्न क्या है? हमारा कंसर्न ये है जॉइंट कॉस्ट का ए बी सी जो जॉइंट प्रोडक्ट्स हमारे बने हैं उन जॉइंट प्रोडक्ट्स में इस जॉइंट कॉस्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। द फर्स्ट कंसर्न इन जॉइंट प्रोडक्ट इज हाउ वी कैन डिस्ट्रीब्यूट जॉइंट कॉस्ट अमंग्स द जॉइंट प्रोडक्ट्स। इस जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट्स में कैसे बांटा जाए, पहला कंसर्न हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। सेकंड कंसर्न ये है कि सर ये प्रोडक्ट ए बनाए या ए डैश, बी बनाए या बी डैश, क्योंकि ए की स्टेज पे भी ए सेल हो रहा है और उसको ए डैश बनाएंगे तो भी सेल हो रहा है। यानी क्या हम इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें? मैं ए को ए की तरह ही बेच दूं या ए को ए डैश में कन्वर्ट करके फर्दर प्रोसेस करके ए डैश की फॉर्म में बेचूं? किस पॉइंट पे, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? सर डिपेंड ये करता है
कि फर्दर प्रोसेस करने में कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है और फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिल रहा है. दैट इज द पॉइंट ऑफ कंसर्न. सिंपल कि सर यहां पे 10 रुपए की रेट पे बिकता था, यहां पे आया 15 में बिकेगा, 5 रुपए ज्यादा मिलेंगे, लेकिन प्रोसेस करने में 6 रुपए लग जाएंगे, तो सर वहीं बेच लो. ये दूसरा कंसर्न है. हमें यहां पे दो मेन क्वेश्चन के साथ डील करना है, दो मेन इश्यूज के साथ डील करना है. द मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमंग्स द जॉइंट प्रोडक्ट्स एंड डिसीजन रिगार्डिंग फर्दर प्रोसेसिंग, करना है या नहीं करना है. ये दो मेन कंसर्न हमारे यहां पे है जिनके बारे में हम यहां डिस्कस करेंगे. क्लियर है? सिचुएशन, स्टोरी, पॉइंट सारे क्लियर हैं. अब एक रफ एग्जांपल ड्रॉ करते हैं और जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स को रफली यहां समझना शुरू करते हैं. हमने यहां रॉ मटेरियल लगाया 50,000 का, वेजेस लगाया 30,000 का, ओवरहेड्स लगाया 20,000 का और 1 लाख रुपए की हमारी आ गई जॉइंट कॉस्ट. और जब इन तीनों प्रोडक्ट को प्रोसेस किया और प्रोसेस करने के बाद हमें 3 प्रोडक्ट्स मिले, ए, बी एंड सी. ए की मिली मुझे 500 यूनिट्स, बी की मिली मुझे 300 यूनिट्स और सी की मुझे मिली 200 यूनिट्स. ये मेरा आउटपुट आ गया एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन या एट split of point, and at that point of separation such products can be sold. How such products can be sold? मैं total 1000 units बन गई मेरे. At this point of separation such product can be sold. A को हम सेल कर सकते हैं 120 की प्राइस पे per unit. B can be sold at 110 per unit and C can be sold at 150 per unit. ये इनकी इस स्टेज पे सेलिंग प्राइस. देन हमें बोला गया कि सर ऑल सच प्रोडक्ट्स कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड एंड ड्यूरिंग दैट फर्दर प्रोसेसिंग सम एक्स्ट्रा कॉस्ट विल इनकर. ए को फर्दर प्रोसेस करने पे ए को फर्दर प्रोसेस करने पे 6,000 रुपीज लगेगा एक्स्ट्रा, या और ज्यादा कर देते हैं. ए को फर्दर प्रोसेस करने पे 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा लगेगा और आफ्टर दैट दिस प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट 130. बी को फर्दर प्रोसेस करने में 20,000 रुपीज लगेगा एंड आफ्टर दैट मैंने ज्यादा लिख दिया क्या अमाउंट? बी को फर्दर प्रोसेस करने में से 6,000 रुपीज लगेगा और आफ्टर दैट दिस प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट 140. सी को फर्दर प्रोसेस करने में 10,000 रुपीज लगेगा and after that this product can be sold at 250. ये स्टोरी है मेरे पास और इस स्टोरी में मुझे ये बोला गया है कि सर मुझे अभी के लिए तो बस ये बताइए कि ये जो 1 लाख रुपए है ये तीनों प्रोडक्ट में कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा. यहां पे जो फैक्ट्स हैं ये 120, 110 एंड 150 इज द सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. दिस 130, 140 एंड 250 इज द सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. ये दोनों चीजें क्लियर है? ठीक है. अब बोलो सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें जॉइंट कॉस्ट को. जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का पहला मेथड जो हमारे पास है वो है यूनिट कॉस्ट मेथड.
यूनिट कॉस्ट मेथड, यूनिट कॉस्ट मेथड बोलिए, फिजिकल यूनिट मेथड बोलिए, या एवरेज कॉस्ट मेथड बोलिए, एक ही बात है। ये मेथड क्या बोलता है? बहुत सिंपल है, बहुत इजी मेथड है। सर जितने जितने यूनिट सभी प्रोडक्ट के बने ना, उस प्रपोर्शन में डिवाइड कर दो, खत्म। उस प्रपोर्शन में डिवाइड कर दो। ए का 500 यूनिट बना, बी का 300 यूनिट बना, सी का 200 यूनिट बना। 5:3:2 का रेशो लीजिए और 1 लाख रुपीस को बांट दीजिए। या सर टोटल 1000 यूनिट्स बना, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 पर यूनिट 100 रुपए का कॉस्ट आ रहा है, खत्म। 500 यूनिट पे 100 रुपीज पर यूनिट, 300 पे भी 100 रुपीज पर यूनिट और 200 पे भी 100 रुपीज पर यूनिट। दिस द फिजिकल यूनिट मेथड। Distribute joint cost in the proportion of units produced of all joint product at point of separation। सबसे आसान सा काम, जिसका जितना यूनिट्स बना उस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। पहला मेथड सीधा सीधा खत्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम इस मेथड की बात कर रहे हैं, एक बार इस मेथड को यहां पे अप्लाई करके देख लेते हैं। हमारा जॉइंट कॉस्ट कितना है? और 3 प्रोडक्ट हैं ए बी सी। इसका 500 यूनिट बना, इसका 300 यूनिट बना, इसका 200 यूनिट बना। तो हमारा रेशो हो गया 5:3:2। तो जॉइंट कॉस्ट में 50,000 ए में, 30,000 बी में, 20,000 सी में। सिंपल। अब यहां पे मुझे वो कैलकुलेशन करके दिखाने का जरूरत नहीं है कि मैंने 1 लाख इंटू 5/10 किया है ना, या 1 लाख इंटू 500 अपॉन 1000 किया है। ये सबसे इजी, सबसे सिंपल, सबसे आराम सा मेथड है। लेकिन 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 इस मेथड में ड्रॉबैक है, भारी वाला ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है? भारी वाला ड्रॉबैक क्या है? सर भारी वाला ड्रॉबैक ये है कि ये यहां तो चल जाता, ये यहां तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है वो यूनिट्स में है, और तीनों प्रोडक्ट की जो सेल वैल्यू है ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। पहली प्रॉब्लम ये आएगी कि यदि इनकी क्वांटिटी यूनिट्स में ना होके केजीज, लीटर्स, मीटर में हो तो प्रॉब्लम करेगी। कैसे सर? सर एक आउटपुट केजी में आ रहा है, एक आउटपुट लीटर में आ रहा है, एक आउटपुट यूनिट में आ रहा है। अब कैसे? अब कैसे आई प्रॉब्लम? जहां तीनों लीटर में हो, या तीनों मीटर में हो, या तीनों यूनिट में हो, या तीनों केजी में हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यदि इनकी यूनिट्स अलग अलग हो गई, इनको मेजर करने का बेस अलग अलग हो गया, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एप्लीकेबल नहीं हो सकता। पहली चीज, पहला ड्रॉबैक, पहला इशू। दूसरा इशू क्या है? तो दूसरा इशू ये है, ये 3 प्रोडक्ट जो जॉइंट प्रोडक्ट के नाम से हैं, जरूरी तो नहीं है कि तीनों प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ये जहां 100-150 के आसपास से हो। कोई प्रोडक्ट क्वांटिटी ज्यादा बनती है और कम प्राइस पे बिकता है, कोई प्रोडक्ट कम क्वांटिटी बनती है और उसकी सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा हो, तो सर क्या करेंगे? तो क्या उन सब में भी यूनिट्स के रेशियो में कॉस्ट बांट देंगे? तो गड़बड़ हो जाएगा, वो तो गलत हो जाएगा, वो तो लॉजिकल नहीं है। मतलब एक प्रोडक्ट की 5000 यूनिट बन गई और सेलिंग प्राइस सिर्फ 20 रुपए है, तो सर 5000 यूनिट का कॉस्ट चला जाएगा, लेकिन बिके उसकी कॉस्ट ही निकल के आ जाएगी 50 रुपए।
बिकेगा तो सिर्फ 20 रुपीज की प्राइस पे। तो ये दो बड़े प्रॉब्लम्स की वजह से ये मेथड लिमिटेड यूज में आता है। इन दो बड़े प्रॉब्लम्स की वजह से ये मेथड लिमिटेड यूज में आता है। ये उसी सिचुएशन में एप्लीकेबल है जब सबकी यूनिट सेम हो और जब सबका मार्केट वैल्यूएशन या सेलिंग प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो, तब हम ये यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है ये क्लियर है? बिल्कुल सिंपल है, ये सिंपल है ना। अभी अब यूनिट मेथड की बात तो हो गई ना। अब सर यदि इनकी यूनिट्स अलग अलग हों और सेलिंग प्राइस अलग अलग हो तो क्या करें? तो एक अच्छा सा काम करते हैं, इनका वैल्यूएशन कर लेते हैं, मार्केट वैल्यूएशन। और मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा मार्केट वैल्यू उसको बनाने में उतनी ज्यादा कॉस्ट लगी होगी, ये अज्यूम करके। हाँ, ये लॉजिकल है। अब उसमें यूनिट डिफरेंट हो या सेलिंग प्राइस डिफरेंट हो, सारा का सारा इनकॉर्पोरेट हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो मेथड नंबर 2 आ जाता है वहां पे हमारे पास। नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेकेंड मेथड इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मतलब क्या है? मतलब यह है कि सर इन प्रोडक्ट को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे यदि हम सेल कर रहे हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट की जगह पे रियलाइजेबल वैल्यू कितनी मिल रही है हमें। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब क्या हुआ? नहीं, मैं यहां सेल नहीं कर रहा हूं। यदि ये फर्दर प्रोसेस हो रहे हैं तो सेल तो ये यहां जाके होंगे, लेकिन यहां जाते वक्त इनको कुछ कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ी थी, वो कॉस्ट वापस माइनस करके पीछे आ जाओ। देखिए इसी एग्जांपल में नेट रियलाइजेबल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट में पहले लिख लें। करना क्या है? आपको यहां पे लेना है सेल वैल्यू एट फाइनल स्टेज। हर प्रोडक्ट की लेनी है सेल वैल्यू एट फाइनल स्टेज, उसमें से लेस करना है सेलिंग एक्सपेंसेस और उसमें से लेस करना है करेक्ट फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो यू विल गेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो सभी प्रोडक्ट्स की आप निकालेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू और इस नेट रियलाइजेबल वैल्यू का बनाएंगे रेशो और उस नेट रियलाइजेबल वैल्यू के रेशो में हम ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ सर, एक चीज और हो सकती है, यदि आपको प्रॉफिट मार्जिन भी दिया हुआ है कि किस प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन आता है, प्रॉफिट मार्जिन आता है, तो वो भी माइनस कर दो, वो भी माइनस कर दो, तो और ज्यादा रिलायबल हो जाएंगे हम। बात समझ में आ गई? ये कहलाएगी नेट रियलाइजेबल वैल्यू। क्या लेना है सर? सेलिंग प्राइस एट फाइनल स्टेज, मतलब आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, वो वाली सेलिंग प्राइस उठानी है और उसमें से स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद के जो भी डेवलपमेंट्स हैं उन्हें रिवर्स कर देना है, उन्हें माइनस कर देना है। तो आपको स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कितनी वैल्यू मिल रही है वो पता चल जाती है, उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब हमने एग्जाम्पल पे आते हैं, ए बी सी सेल वैल्यू फाइनल स्टेज, सर ए को ए की, तो ये केस बन गया सेल वैल्यू आप फाइनल स्टेज पे फटाफट चेक कर लें क्या बनता है। 500 यूनिट है इसकी और 130 की प्राइस पे सेल हो सकती है। 65,000 इसकी सेल वैल्यू आ गई 65,000।
बी की आपके पास 300 यूनिट है और 140 पे सेल हो सकती है, तो इसकी सेल आ गई 52,000। और सी की हमारे पास 200 यूनिट है, 250 पे सेल हो सकती हैं, तो इसकी सेल वैल्यू आ गई 50,000। ठीक है, ये आ गई सेल वैल्यू। इसमें से लेस करेंगे हम इनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, 10, 6 एंड 10। ये हमें मिल गया इनका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, 55,000 ऑफ ए, 36,000 ऑफ बी एंड 40,000 ऑफ सी। यहां से बनाएंगे इसका हम रेशो, और इस रेशो में हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लॉजिकल मेथड, परफेक्ट लॉजिकल मेथड है ये अपने आप में, कि हाँ ये परफेक्ट आइडिया है। तो जॉइंट कॉस्ट कैसे निकल जाएगी? 1 लाख पी को 55, 36, 40 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। फोर 1,985, 2,7,481 एंड 3,0,5,3,4। ये हो गया आपका मेथड नंबर 2। अगेन अ सिंपल वन। क्लियर है? ये है आपका मेथड नंबर 2, नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। चेक कर लीजिए एक बार, आराम से समझ लीजिए कि क्या किया है, कैसे नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकाली है, और कैसे हमने जॉइंट कॉस्ट को अपॉर्शन किया है। मेथड नंबर 3, और मेथड नंबर 3 ना बोल के मैं यहां बोल सकता हूं कि अपार्ट फ्रॉम दोस टू, ये दो मेन मेथड, लेकिन किसी भी स्पेशलाइज्ड या किसी भी स्पेसिफाइड मेथड को हम जनरलाइज वे में यूज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट का नेचर डिफरेंट होता है, प्रोसेसिंग वे अलग हो सकता है, क्वांटिटी अलग हो सकती है, सेलिंग वैल्यू में कुछ अलग इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो वहां फिर हम, जहां कुछ प्रोडक्ट की नेचर में टेक्निकलिटी आती है, तो वहां फिर हम यूज करते हैं कुछ अलग टेक्निकल एस्टिमेशंस। हर कंपनी अपने अपने टेक्निकल इलेक्ट्रिशियंस, मतलब टेक्निकल एक्सपर्ट बंदों को बिठाती है और फिर देखती है कि भाई कहां पे क्या लगा। तो वो टेक्निकल एस्टिमेशन एक अलग प्रोसेस होता है, वो हम यहां पे डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल कंपनीज पे। ठीक है, तो अब हम कुछ अदर मेथड्स की और बात कर लेते हैं। और भी हैं, दो मेथड और हैं हमारे पास, जो भी, तीन मेथड कह सकते हो, जो भी यूज किए जा सकते हैं। एक है मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मार्केट वैल्यू एट द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, या ये मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। मतलब मैं यहां पे नेट रियलाइजेबल वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट की बात कर रहा हूं। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू, यानी उनको यदि वहां ही सेल कर दिया जाता तो कितनी मार्केट वैल्यू मिलती। मार्केट वैल्यू का मतलब पता है आपको, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। मार्केट वैल्यू का मतलब होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो उनकी सेलिंग वैल्यू है, उसका रेशो बना के डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये भी लॉजिकल है, फर्दर प्रोसेसिंग पे जा ही नहीं रहे सर हम। जैसे हमारे एग्जांपल में क्वांटिटी 500, 300, 200, सेलिंग प्राइस एट एसओएफ, एसओपी, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सेलिंग प्राइस स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे क्या लिखी थी हमने?
120, 110, 150। तो मार्केट वैल्यू एट एसओपी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 60,000, 33,000, 30,000 ये आ गया। अब इसका रेशो बना के तीनों प्रोडक्ट में हम जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका रेशो बना के हम तीनों प्रोडक्ट में जॉइंट कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या तो आप ये रेशो वाला तरीका यूज कर लो और या आप मल्टीप्लाई फैक्टर निकाल लो, या आप रेशो वाला तरीका, सिंपल सिंपल तरीका, रिजल्ट विल बी सेम कि सर 60, 33, 30 या 20, 11 और 10 का रेशो हो गया। 20, 11 और 10 के रेशो में डिवाइड कर देंगे सर हम जॉइंट कॉस्ट को, और या फिर हम निकाल लेंगे मल्टीप्लायर फैक्टर। मल्टीप्लायर फैक्टर कैसे निकालते हैं वो एक तरीका भी समझ लीजिए। मल्टीप्लायर या मल्टीप्लाई फैक्टर मल्टीप्लाई फैक्टर निकालने का तरीका है जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू, जॉइंट कॉस्ट और डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। इन शॉर्ट यहां पे हम जॉइंट कॉस्ट का सेल वैल्यू का प्रपोर्शन निकाल रहे हैं, रेशियो ऑफ जॉइंट कॉस्ट ओवर सेल वैल्यू, रेशियो ऑफ जॉइंट कॉस्ट ओवर सेल वैल्यू निकाल रहे हैं बस हम यहां पे। यस, जॉइंट कॉस्ट हमारी थी 1 लाख और तीनों प्रोडक्ट की मिला के टोटल सेल वैल्यू आ रही है आपकी 1,29,000, सॉरी 1,23,000 मल्टीप्लाई बाय 100, 81.3%, 81.3%, यानी हर प्रोडक्ट की सेल वैल्यू का 81.3% उसकी जॉइंट कॉस्ट होती है। हर प्रोडक्ट की इस जगह की सेल वैल्यू का 81.3% उसका जॉइंट कॉस्ट का शेयर होता है। कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, ये सिर्फ प्रेजेंटेशन या कैलकुलेशन का प्रोसीजर है। मेथड क्लियर है, प्रोसीजर कोई भी यूज कीजिए, या तो प्रोपोर्शन बना के यूज कर लीजिए या परसेंटेज निकाल के यूज कर लीजिए, वन ऑफ द सेम थिंग, रिजल्ट विल बी सेम, रिजल्ट में तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। ये अदर मेथड्स में एक मेथड हो गया, यू कैन से इट्स अ थर्ड मेथड। पहला हो गया फिजिकल यूनिट, सेकेंड मेथड नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, मेथड नंबर 3 हो गया हमारे पास मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्लियर है ना? नेक्स्ट एक और मेथड, जब मार्केट वैल्यू स्प्लिट ऑफ पॉइंट के पे आप डिवाइड कर सकते हो तो एक और मेथड भी हम बना सकते हैं, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। सर फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की भी तो मार्केट वैल्यू है मेरे पास, मैं उसका रेशो ले लेता हूं, उसका रेशो ले लेता हूं। मालूम है ना हमें फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सर ऊपर निकाल रखी है। ए को बेच सकते हैं 65,000, बी 42,000, सी 50,000, जो हमने ली थी ना सेल वैल्यू फाइनल स्टेज, वो वाली वैल्यू। क्वांटिटी लिख लो 532, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 130, 120, 130, 140, 250।
तो ये आ गया आपका मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 65,000, 42,000 एंड 50,000। अब बना लीजिए इसका रेशो डायरेक्टली। नहीं, रिजल्ट किसी भी मेथड का सेम नहीं आएगा। ऑल दी मेथड्स आर सेपरेट मेथड, ऑल दी मेथड्स आर इंडिविजुअल मेथड, रिजल्ट किसी भी मेथड का सेम नहीं आएगा। ये मेथड, इस मेथड को यूज करके हम यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जॉइंट कॉस्ट को। इट इज मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, एंड आई थिंक क्लियर है ये तो। यस, ये मेथड तभी एप्लीकेबल है, बिल्कुल परफेक्ट बात बोली है, ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब सारे प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं हम, तभी। वरना सबसे बढ़िया मेथड है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। कोई फर्दर प्रोसेस होता है तो होए, हमें तो क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस एट फाइनल स्टेज। किसी की फाइनल स्टेज ये वाली हो सकती है और किसी की फाइनल स्टेज ये वाली हो सकती है। हम तो उसकी सेल्स वैल्यू एट फाइनल स्टेज लेंगे और वहां से पीछे आने का, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आने का एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। ऑल क्लियर? इजी है यहां तक? बिल्कुल सिंपल है। ओके, एक मेथड वैसे आप लोगों के बुक्स में और ऐसे देखा जाए तो एक और मेथड दिया होता है, तो उस मेथड की भी बात कर लेते हैं। एक और मेथड यदि जनरली बुक्स में, स्टडी मटेरियल्स में, सब में गिवन होता है, एवरेज कॉस्ट मेथड। लेकिन वो मेथड मैं इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा कि वो मेथड एग्जैक्टली फर्स्ट फिजिकल यूनिट मेथड जैसा ही मेथड है। उसमें बस ये करते हैं कि सर यहाँ पे प्रपोर्शन में डिवाइड किया, उसमें टोटल यूनिट से डिवाइड करके पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं। रिजल्ट सेम ही है भाई, मतलब भी एक ही है, तो इसलिए उसको अलग से डील हम नहीं कर रहे। मेथड नंबर सी, एक और मेथड, दिस मेथड इज contribution margin method. Contribution margin method. कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या है ये मेथड सर? कंट्रीब्यूशन मार्जिन नोट करें पहले इस मेथड। कंट्रीब्यूशन का मतलब तो सबको पता है भाई, पढ़ के आए हम, बिल्कुल पढ़ के आए हैं। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड क्या है कि सर जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको तो हम डिवाइड करेंगे अलग तरीके से, और जो फिक्स कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे अलग तरीके से। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब ही हम बात वेरिएबल और फिक्स को अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जब फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है तो फिर हम अलग अलग पार्ट में ही उनके डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, जॉइंट कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। वेरिएबल, हाँ, व्हेन, ये मेथड तब काम में आएगा, कब काम में आएगा, जब जॉइंट कॉस्ट फिक्स और वेरिएबल में डिवाइड हो सकती है। हो ही नहीं सकती तो क्या ही काम में लेंगे हम इसको। वेरिएबल फिक्स्ड, वेरिएबल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे distribute amongst joint products using physical unit method। वेरिएबल कॉस्ट तो सारे प्रोडक्ट्स में फिजिकल यूनिट मेथड यूज करके डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट सभी प्रोडक्ट्स में फिजिकल यूनिट मेथड के बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तब आप निकालो उन सभी प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन। क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट आ गई ना आपके पास, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट
amongst joint product using contribution ratio। फिर उस कंट्रीब्यूशन का रेशो निकाल के उस कंट्रीब्यूशन रेशो में फिक्स कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऑल सेट, क्लियर? ये कहलाता है कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। गुड है, डन है। एग्जांपल लेते हैं, इसका भी एक बना लेते हैं हम एक एग्जांपल। दो प्रोडक्ट है मेरे पास, ए एंड बी बन के आए, और ए और बी को बनाने में यहां हमारी जॉइंट कॉस्ट लगी। जॉइंट कॉस्ट के अंदर वेरिएबल कॉस्ट लगी 4400 की, और सपोज फिक्स कॉस्ट लगी हमारी 3900 की। फिर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, दो प्रोडक्ट मिले बने मुझे, ए एंड बी। ए बना है 100 kg और ये सेल हो सकता है 60 रुपीज की रेट पे, और बी बना है 120 kg और ये सेल हो सकता है से 30 रुपीज की रेट पे। जॉइंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सबसे पहले ए बी क्या करें सर, वेरिएबल वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये तो यूनिट के रेशो में बांट दो। पहले तो ले लेते हैं सेल वैल्यू 6000, 3600, 100 इंटू 60, 6000, और 120 इंटू 30, 3600। और इस वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना है किस रेशो में? यूनिट्स के रेशो में। क्या है यूनिट का रेशो? 100 120, 100 यूनिट ए की बनी, 120 यूनिट बी की बनी। इसको 120, 4400, 2000 और 2400। ये वेरिएबल कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये आ गया कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन का जो रेशो आया, अब हम इसमें फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3900, रेशो होगा 40:12। कंट्रीब्यूशन का रेशो $3,900। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। एक और मेथड कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ठीक है, एक मेथड और है मेरे पास, एक और डिस्कस करेंगे, रिवर्स कॉस्ट मेथड। बुक में है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स्ट्रा जान लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन में आएगा तो काम आ जाए, ऐसा ना हो कि कभी अटक जाए। इसमें रिवर्स कॉस्ट मेथड यूज करते हैं। वो कैसे? सबसे पहले हम प्रोडक्ट की लेते हैं सेल्स वैल्यू, फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेज सेल्स वैल्यू, और रिवर्स आते हैं। रिवर्स आने का मतलब सर सब कुछ जो आगे जाता गया, बढ़ता गया, ऐड होता गया, वो रिवर्स करते हुए आओ। सबसे पहले जॉइंट कॉस्ट, फिर ऐड हुई फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फिर ऐड हुआ सेलिंग एक्सपेंसेस, फिर ऐड हुआ प्रॉफिट मार्जिन, और फिर हम सेल्स पे पहुंचे थे। सब रिवर्स करते हुए आ जाओ, तो क्या बचेगा? जॉइंट कॉस्ट। भाई स्टार्ट कहां से किया था?
जॉइंट कॉस्ट से स्टार्ट किया था, फिर उसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट ऐड की, फिर उसमें सेलिंग एक्सपेंसेस ऐड हुए, फिर उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड हुआ तो सेल बनी। मैं सेल में से प्रॉफिट मार्जिन हटा देता हूं, सेलिंग एक्सपेंसेस हटा देता हूं, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट हटा देता हूं, जॉइंट कॉस्ट बच जानी चाहिए ना अपने आप। ठीक है, आ जाओ रिवर्स कॉस्ट। सबसे पहले इसमें प्रॉफिट मार्जिन निकाल दो। सर प्रॉफिट मार्जिन बिल्कुल गिवन होगा ना, कि कितना प्रॉफिट मार्जिन हमने ऐड किया है, वो निकाल दिया तो आपके पास ये क्या मिल गई, इनकी तीनों प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट आ गई। अभी टोटल कॉस्ट मेरे को इंडिविजुअली पता चल गई है, टोटल कॉस्ट मुझे इंडिविजुअली पता चल गई है। इस टोटल कॉस्ट में तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, एक जॉइंट कॉस्ट का कंपोनेंट, एक फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट का कंपोनेंट, एक सेलिंग एक्सपेंसेस का कंपोनेंट। कंफर्मली मालूम कौन है, कंफर्मली मालूम कौन है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट सबकी कंफर्मली मालूम है मुझे अलग अलग, वो माइनस कर देते हैं। तो अब जो मेरे पास कॉस्ट आई है, ये कॉस्ट कौन सी है, ये जॉइंट कॉस्ट प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस होनी चाहिए। जरूरी है क्या कि सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हों, नहीं है ना जरूरी। कैसे पता चलेगा, नहीं बताएगा, क्वेश्चन तो कुछ नहीं बताएगा। क्या जरूरी है कि सेलिंग एक्सपेंसेस हुए हों, कैसे पता चलेगा। सर यदि सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं हुए होंगे तो ये तीनों की टोटल करूंगा तो तीनों की टोटल जॉइंट कॉस्ट के बराबर आनी चाहिए, इसका मतलब इनमें सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं है। समझ रहे हैं बात। हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। सर एक तरीका है, ये टोटल कॉस्ट में से फर्दर प्रोसेसिंग तो निकाल दिया, अब इसके अंदर दो ही कंपोनेंट बचता है, जॉइंट कॉस्ट और सेलिंग एक्सपेंसेस। तीनों की जॉइंट कॉस्ट का टोटल मालूम है मेरे को, मैं इन तीनों की जॉइंट कॉस्ट जो आई है ये इसकी टोटल कर लेता हूं, और ये टोटल मेरी गिवन जॉइंट कॉस्ट से मैच होनी चाहिए। मैच नहीं हो रही है तो, मैच नहीं हो रही है तो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, वो जो डिफरेंस है वो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। मालूम चल गया सेलिंग एक्सपेंसेस, लेस कर दो, वो सेलिंग एक्सपेंसेस लेस कर दो। कैसे लेस करें सर, वो तो ज्वाइंट आए हैं, ज्वाइंट सेलिंग एक्सपेंसेस आए। सर सेलिंग एक्सपेंसेस तो सेल्स पे होते हैं, सेल्स पे होते हैं, और जब सेल्स वैल्यू मुझे मालूम है तो मैं सेल्स के रेशो में डिवाइड करके खत्म कर देता हूं। सेलिंग एक्सपेंसेस इन सेल्स रेशो, तीनों में से माइनस कर दिया। अब जो आपके पास बचा वो क्या है, कंफर्मली शेयर इन जॉइंट कॉस्ट। अलग अलग तीनों प्रोडक्ट का पता चल गया मेरे को, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट रिलायबल मेथड देखा जाए तो। अपने आप में नेट रिलाइजेबल वैल्यू का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है ये। नेट रिलाइजेबल वैल्यू में भी तो यही बात की थी हमने, उसमें नेट रिलाइजेबल वैल्यू जो आई थी उसके रेशो में हमने डिवाइड किया था, यहां रेशो बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप डिवाइड होके आ गई। तो ये एग्जैक्टली नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मॉडिफाइड वर्जन है। दैट मींस व्हेनेवर यू आर सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट जॉइंट कॉस्ट यूजिंग नेट रिलाइजेबल वैल्यू मेथड, और आपको प्रॉफिट मार्जिन गिवन है, यूज दिस। और प्रॉफिट मार्जिन गिवन नहीं है तो हमने ऊपर लिखा ही था नेट रिलाइजेबल वैल्यू। डन, क्लियर। ये हैं ऑल द मेथड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमंग्स जॉइंट प्रोडक्ट। अभी तक हमने बाय प्रोडक्ट की बात नहीं की है, एक बार मेथड फटाफट से चेक कर लेते हैं। मेथड नंबर 1, एवरेज कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट, फिजिकल यूनिट, क्लियर। नेट रिलाइजेबल एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड और रिवर्स कॉस्ट मेथड। अब बात करते हैं,
बाय प्रोडक्ट की। बाय प्रोडक्ट में क्या करेंगे? देखो बाय प्रोडक्ट में कोई पंगा नहीं है यार, बाय प्रोडक्ट का काम बहुत आसान है। क्यों आसान है? समझते हैं बाय प्रोडक्ट का काम क्यों आसान है। बाय प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है, एक तो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, और दूसरा उसको यदि मैं स्क्रैप की तरह ट्रीट करने लग जाऊं तो ये बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब बचपन मतलब हमारा बचपन, इंटर वाला बचपन, कॉमर्स वाला नहीं, इंटर वाला बचपन, जिसमें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना शुरू किया तो और एक चीज समझी थी कि यदि कोई नॉर्मल लॉस होता है तो उसे हम मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से, नॉर्म कोई नॉर्मल लॉस होता है तो नॉर्मल लॉस से मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ती है, लेकिन वो नॉर्मल लॉस्ट यूनिट सेल होती है तो उसकी सेल वैल्यू से कॉस्ट कम होती है। कर लो ना, खत्म। बाय प्रोडक्ट को स्क्रैप मानो और देखो कि उस बाय प्रोडक्ट को बेच सकते हो क्या। हाँ सर, बेचने से जो अमाउंट आ रहा है ना, उसी अमाउंट को, उस रियलाइजेबल वैल्यू को मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट में से या जॉइंट कॉस्ट में से लेस कर दो, खत्म। बाकी सारी कॉस्ट जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्ट है। भाई ये भी तो हो सकता है कि एक मेन प्रोडक्ट आए और कुछ बाय प्रोडक्ट आए, ये भी तो हो सकता है। दो मेन प्रोडक्ट आए और एक बाय प्रोडक्ट आए, हमारा फोकस दो मेन प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट निकालना होगा ना। बाय प्रोडक्ट बीच में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब मैं बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट के बेसिस पे तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि सर वो यूनिट बना ही नहीं है ना, ना ही वो इतने में बिकेगी। मैं बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट उसके सेल वैल्यू के बेसिस पे भी नहीं निकालना चाहता, क्योंकि उसकी सेल प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है कि उसकी सेल वैल्यू को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए और उसकी अलग से कॉस्ट कैलकुलेट की जाए, उसकी अलग से प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट की जाए। एग्जैक्टली exactly. तो हम क्या करेंगे सर, यदि बाय प्रोडक्ट वैल्यूएबल भी है और बिक रहा है और उसको फर्दर प्रोसेस करके और अच्छा बेचा जा सकता है, तब तो बाय प्रोडक्ट का कॉस्ट उस जॉइंट कॉस्ट में से निकालो और उसकी अकाउंटिंग पूरी अलग कर दो, जैसे कि यहां हम एबीसी की कर रहे हैं। यानी वो बाय प्रोडक्ट सॉर्ट ऑफ क्या बन गया मेरा, मेन प्रोडक्ट, जॉइंट प्रोडक्ट बन गया। तो जब वो ऐसा हो गया तो वो जॉइंट प्रोडक्ट ही बन जाएगा ना, तो फिर उसके लिए तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि मेरा बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, क्वांटिटी भी इतनी नहीं है, तो सिंपली बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू, जो भी नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपको बाय प्रोडक्ट से मिलती है, उस नेट रियलाइजेबल वैल्यू को बाय प्रोडक्ट से जो मिलती है उसे जॉइंट प्रोडक्ट की जॉइंट से माइनस, और बची हुई जॉइंट कॉस्ट को जो जॉइंट प्रोडक्ट है उस पे चार्ज कर दो यूजिंग एनी ऑफ द मेथड। तो बात यहां नहीं कि कोई सिस्टम दिया हुआ होता है, बात यह है कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट और इसके बेसिस पे कौन सा सिस्टम ज्यादा बेटर लगता है, क्या सही लगता है, फॉलो दैट। बात कर लेते हैं बाय प्रोडक्ट की, नोट कर लेते हैं क्या करने का है उसमें। जॉइंट कॉस्ट इन केस ऑफ बाय प्रोडक्ट क्या करना है, एक ही मेथड की बात करूंगा, नेट, नाम दे दिया यार बस इसको हमने, रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड क्या है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसकी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू सर, हम तो टोटल जॉइंट कॉस्ट आई है ना मेरी, उस जॉइंट कॉस्ट में से बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है? सर उस बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट उतनी ही है जितनी प्राइस पे वो बाय प्रोडक्ट सेल होगा, जिस वैल्यू पे वो बाय प्रोडक्ट सेल होगा या जितनी वैल्यू वो बाय प्रोडक्ट रियलाइज करके देगा, वो मेरी जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट है। मतलब जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट इज इक्वल टू नेट अमाउंट realized
फ्रॉम बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट कितनी है? नेट अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम बाय प्रोडक्ट। और इस जॉइंट कॉस्ट को मेन जॉइंट कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, डिडक्ट आउट ऑफ टोटल जॉइंट कॉस्ट, रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट बिलोंग्स टू मेन प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। एक से ज्यादा हुआ तो वो जॉइंट प्रोडक्ट हो जाएंगे, फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। तो जॉइंट कॉस्ट ऑफ बाय प्रोडक्ट निकालनी है, जो कि होती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम बाय प्रोडक्ट, और फिर उसको हम डिडक्ट कर देंगे टोटल जॉइंट कॉस्ट से। तो आपके पास बचेगी रिमेनिंग जॉइंट कॉस्ट बिलोंग्स टू मेन प्रोडक्ट। अब ये कंसर्न है कि ये कैसे निकालें, नेट अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम बाय प्रोडक्ट। नेट अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम बाय प्रोडक्ट कैसे निकालें? इसके लिए आपको लेनी है सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट भाई, ये हो गया। नहीं सर, सेल करने के लिए इस पे कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ा, माइनस कर दो। नहीं सर, इसको सेल करने लायक बनाने के लिए इस पे कुछ फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट करनी पड़ी, माइनस कर दो। बस खत्म। ये आ गया आपका नेट अमाउंट रियलाइज फ्रॉम बाय प्रोडक्ट। इसको टोटल जॉइंट कॉस्ट से हटाओ, मान के चलो कि यही है बाय प्रोडक्ट की जॉइंट कॉस्ट, इसको हटा दो जॉइंट कॉस्ट में से, बाकी जॉइंट कॉस्ट सारी की सारी मेन प्रोडक्ट की। क्या ख्याल? बस एक यही मेथड हम यूज करेंगे बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। नोटेड? चलिए, तो आज का काम यहीं खत्म। नेक्स्ट बात हम करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट, जो कि हम ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे। मेन हमारा डिस्कशन होगा फर्दर प्रोसेसिंग पे, करना है या नहीं करना। डन? चलिए आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। टिल देन बाय, सी यू, थैंक यू।